नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के सेशन में। अभी तक हम लोग जो सेशन कर चुके हैं, जिस पे हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें पहले दिन हम लोगों ने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, जिसमें हम कुछ शब्द होते हैं जो आज के कम्युनिकेशन के हिसाब से जो यूज़ किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस किया था कि नॉर्मल, स्मार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने कल जो डिस्कशन किया वो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क कैसा बिछाया गया है उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था बाघा बॉर्डर पे कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनका पूरा पाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो मीडिया यूज हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया। इतना डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन निकल के आया उसमें एक बात तो तय हो गई कि अभी तक कहीं भी जो वायरलेस है बेसिकली वो लोकल लेवल पे बात कर रहा है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी कि अब समय वो दूर नहीं है, अगर हमारे गवर्नमेंट ने जिस दिन परमिशन दे दिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन को पब्लिकली भी देना है, जैसे कि बीएसएनएल के पास इनमारसेट है, स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी है जो बीएसएनएल के साथ मिलकर इंडिया में सितंबर में पूरा कोशिश कर रही है कि मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो ले आए। और जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाएगा तो वो दिन दूर नहीं, जो नया सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जिसपे आंधी बारिश तूफान का भी असर उतना नहीं होता है, तो डेफिनेटली हम जो अभी 4G 1G दुनिया भर की जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, समय के साथ बदलता है और तेजी के साथ बदलाव होते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है, हम कभी भी एक चीज़ पे रुक नहीं सकते। और इंजीनियरिंग का कहानी ऐसी होती है कि समय के साथ अपने आप को बदलना ही पड़ता है, नहीं बदलेंगे तो फिर आप डफर कहलाएंगे। ठीक है ना। अब वैसे भी इंजीनियर की एक और भी क्वालिटी होती है, वो एक दिन पहले सब कुछ कर लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा शुरू में, और डेफिनेटली आज भी लागू होता होगा, आप चैट के माध्यम से बता देना हाँ है नहीं। इंजीनियर चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, इवन मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पढ़ा लिखा अपने कॉलेज के टाइम में यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहा हूँ, कॉलेज था और शहर में भी पूरा नाम रहा है। ठीक है। तो लेकिन जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ उसके बाद जब पढ़ाई की बात आती थी तो हम लोग चाहे कितना भी कोशिश कर लें, पढ़ते उसी दिन थे, एक दिन पहले एग्जाम से, चाहे कुछ भी कितना भी प्रिपेयर कर लें। ठीक है ना। तो इंजीनियर एक दिन पहले पढ़ा लो और पेपर दिला लो, वही इसीलिए उसी का नाम इंजीनियर कहलाता है। डर होता है, मन में सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन वो आखिरी दिन जाके पढ़ेगा, उसी दिन उसी रात में पढ़ेगा, जैसे लगता है उसी दिन पढ़ के सारा काम कर डालता है। तो पहले का इंजीनियर भी ऐसा ही था और मुझे लगता है आप लोग भी शायद ऐसा ही होगा। ठीक है ना, कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वर्क के अनुसार जो कहते हैं कल्चर हमारा उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो मैसेज भी आ रहे हैं, इसका मतलब सारे लोग अभी भी है। ठीक है। चलिए। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें मैंने जो एक्सचेंज था जो लाइव, आप यहाँ होते तो मैं प्रैक्टिकली फिजिकली विजिट कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पे है नहीं, लेकिन वर्चुअली उसका विजिट कर सकते हैं। मेरा ही अपना खुद का बनाया हुआ एक वीडियो है जिसमें मैंने जो एक्सचेंज के बारे में जो कल हमने डिस्कस किया था, पहले हम उस वीडियो को देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आ जाते हैं और उसको बीच में भी शेयर कर दूंगा आपके। नमस्कार। एक बार मैं आप सब किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है। तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं, ये हमारा एमडीएफ रूम है। अंदर आ जाइए।
ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि ये इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है। जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था, तो आप रंग रूप पे मत जाइए। सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सबके लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच इधर कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाएँ कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 275516 कोड। तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है। कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है। अदरवाइज पहचान करना आप कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है। तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो। ठीक है, उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है। ठीक है, तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 ही लिखा हुआ है। तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में। पहला इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का। तो इसके पीछे जो वायर है वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सबकी वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे। इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा। ठीक है, धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में याद है, इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। और पीछे से इधर आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहाँ से MDF से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया जी हमारे पास में। ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफ़ी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ है, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे और ये पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे। ठीक है, वायरिंग
कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8, 16, 24 ऐसे, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है। यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर अब कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज़ यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चला, लेकिन काम वही हो रहा है, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन एक्सचेंज में भेजेगा। आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैक्स में भेजना था। तो डीटैक्स में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा पीसीएम, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है। जैसे पीसीएम नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग। तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा। नहीं बोलेंगे पीसीएम कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में और आईपी स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। सब सॉफ्टवेयर बेस में एक आईसी आएगी, आईसी के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठे थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर बी से मिला रहा हाथ से। अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी को हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ। ये कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज रही होगी, ठीक है। और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रखते जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल, ठीक है। आज कोई क्राइम होता था तो ज्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हर चीज का, बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे पीसीएम, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आदि ले लीजिएगा भी करा देंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर है, एक वायर है, ठीक है ना। हमारा पीसीएम कॉन्सेप्ट यूज होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप दिखाएगा। अगर 120 कस्टमर है तो ऐसे 4 पीसीएम हमारे पास में आ जाएंगे। ये चूंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा पीसीएम यहाँ इकट्ठा हो गया। अब फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है, ठीक। तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा, ठीक है। अभी एक फाइबर बदल दिया। अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया, ऊपर ये वाला जो है, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे वहां पर भी रिटर्न, फिर पीसीएम, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा।
या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये पूरा फाइबर, आप फाइबर जो घर तक, अभी क्या जो आप वायर देख रहे थे, अभी घर तक आदमी कस्टमर कैसे जुड़ा हुआ है, या तो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है या तो कॉपर वायर से जुड़ा हुआ है। अभी पूरा का पूरा चेंज हो रहा है फाइबर में, क्योंकि ये जो कॉपर वायर है इस पर अभी भी स्पीड मैक्सिमम 24 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं सकते। अब तो ज़माना बदल गया ना, कहे Gbps में स्पीड चाहिए, मोबाइल टावर से जल्दी पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही। तो फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये जो हमारा फाइबर है, इसकी मदद से हम लोग घर पे पहुंचाएंगे। फाइबर टू द होम, गीगा फाइबर है, जो भी नाम से कंपनियां बेचे, सीधा मतलब है फाइबर घर तक ही हमें। जैसे मोबाइल से टावर पे आते हैं नेटवर्क, फिर टावर से सीधे फाइबर, हाँ वो भी वही स्विच में आएगा। वो ये जो वायर था ना MDF वाला, वही तो आपको वायरलेस किया आपको। अच्छा, आप लैंडलाइन में क्या था, पूरा घर तक जोड़ दिया। 5-6 किलोमीटर की नहीं होती है। हाँ तो 5 टावर का फायदा हुआ ना, 5 किलोमीटर मुझे वायर नहीं बिछाना पड़ा। मतलब कॉपर वायर में क्या 5 किलोमीटर तक हमें केबल डालना पड़ रहा था, तो वही चीज चेंज हुई है, बाकी सब फाइबर है। ठीक है ना, कहीं भी वायरलेस नहीं है। समुद्र में भी आपका फाइबर है, मैंने आपको पहले दिन वीडियो दिखा, आप दोबारा देखना। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाना, सब फाइबर ही फाइबर फाइबर है। सब वायर भी हो गया, सब वायर है, वायरलेस तो कुछ नहीं है। वायरलेस तो खाली टेम्पोररी व्यवस्था है कि लोकल कस्टमर के घर में ताम झाम न बनाना, या वो ऐसी जगह जहाँ हम ये नहीं डाल सकते, वहाँ पे टेम्पोररी बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे हिमालय के बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हम लोग वो नहीं कर सकते, फाइबर नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे हमने माइक्रोवेव क्या, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आंधी बारिश तूफान, तो मुझे स्टेबिलिटी लानी है तो आपको फाइबर इस्तेमाल करना है। आज की डेट में फिलहाल तो ये, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। इसमें अगर आपको फिर से मिले कुछ फिर सवाल पूछिए, जरूर बताएं। ओके, ये विजिट आपका, ये जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट है, मैंने इसको भी आपको वो कर दिया है, शेयर कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप बार बार देखिएगा, एक एक्सचेंज विजिट का हो जाएगा। इस एक्सचेंज विजिट में कुछ पॉइंट हमारे सामने आए थे, मैं उस पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा आप सभी लोगों से। एक पॉइंट हमारे पास में आया था पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM लिखा हुआ। एक जगह मैंने आपको बोला था SOC, सिस्टम ऑन चिप। ओके, तो मैं चलो लिख दूँ तो ज़्यादा आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ कि जो उसमें पॉइंट्स आए हैं। एक तो हमारे पास वर्ड आया था PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दूसरा है हमारे पास में SOC, सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, और एक शब्द हमने उसमें आया नहीं था, लेकिन SOC मैंने बोला था, तो इसलिए मैं एक शब्द और यहाँ लिख रहा हूँ, नेटवर्क ऑन चिप। ठीक है, और फिलहाल मैं अभी फिलहाल इसकी बात करता हूँ। और एक चीज़ और आया था, मल्टीप्लेक्सर एंड दे देते हैं, और एक आया था मल्टीप्लेक्सिंग भी ले देते हैं, नहीं याद हो देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द हैं, इसमें से कुछ शब्द तो आपने बहुत ही सभी लोगों ने ध्यान से सुना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं कुछ आगे बढ़ूं, एक नीचे दो शब्द लिखे हैं, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर लोगों में। ठीक है, ये डेफिनेटली जब भी मैं पढ़ता था तो मेरे टाइम में भी ऐसा ही था। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है कि मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों एक ही हैं या अलग हैं? चैट के माध्यम से प्लीज़ बताएं। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, अमित ने लिखा है कि मल्टीप्लेक्सर हैव मेनी इनपुट एंड ओनली वन इनपुट, ओनली वन आउटपुट। चलो मान लिया। मोहम्मद बस बोल रहे हैं डिफरेंट हैं। मल्टीप्लेक्सर के बारे में आपने बोल दिया, मल्टीप्लेक्सिंग क्या, हम मेरा सवाल है, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग दोनों में
इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, दोनों में तो एक काम तो सीधी सी बात है, चाहे मल्टीप्लेक्सर की बात करूँ या मल्टीप्लेक्सिंग की बात करूँ, ठीक है, दोनों एक है या नहीं है इसका तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि एक है, ठीक है। लेकिन ये बात तय है कि दोनों में एक काम तो होता है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, इसमें कोई डाउट नहीं है, नाम से ही जाहिर है, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या दोनों एक ही हैं या अलग है। मुस्कान ने बोला है डिफरेंट है, सुहास ने भी बोल रहे हैं डिफरेंट है, बाकी लोगों का क्या कहना है, दोनों एक ही चीज हैं या इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज है बट बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर कुछ किसी को कहना बताइए, मल्टी बोथ आर द सेम या फिर अनम्यूट कराऊं मैं, सब बताओगे आप लोग। सर यस यस बोलिए। सर मल्टीप्लेक्सर डिवाइस है जो मल्टीप्लेक्सिंग करता है। ओके एक डिवाइस जो मल्टीप्लेक्सिंग करेगा वो मल्टीप्लेक्सर। चलिए देखिए, आप एक आपका व्यू है, इसी तरह से सृष्टि शुक्ला जी बोल रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग इज द टेक्निक। आयुष ने आपने भी बोला मल्टीप्लेक्सर इज डिवाइस प्रोसेसर। अभिषेक ने बस इतना लिख के काम चला दिया डिफरेंट है। प्राची लिख रही हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीपल सिग्नल्स आर कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो समित अगेन लिख रहे हैं सर इज प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीप्लेक्सर इज मल्टीप्लेक्सिंग। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, ताकि अच्छी बात है, आप ट्रेनिंग में हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके कंफ्यूजन दूर होगा। मैं अगर आपसे एक काम करता Sir, हूँ। multiplexing is a term used for communication and computer networking, sir. बढ़िया आंसर है, फिर अलग से दे दिया आप। शिवांशु ने लिखा है मैंने इनपुट वन आउटपुट। शिवांशु, ये तो सभी को मालूम है कि चाहे मल्टीप्लेक्सर की बात करूँ या मल्टीप्लेक्सिंग की बात करूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने इनपुट सिंगल आउटपुट होगा, इसका नाम ही है, इसका उल्टा सिंगल इनपुट मैनी आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन है क्या क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। सर मल्टीप्लेक्सिंग में जैसे फ्रीक्वेंसी में जैसे सर 200 से 300 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे भेजें तो उसको बांट देते हैं, फिर मतलब अलग अलग बना देते हैं, फिर उसको मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से भेजते हैं एक बार में। चलो ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने अपना अपना व्यू दे दिया। देवेंद्र ने भी लास्ट में कुछ लिखा है, कंबाइन मल्टीपल सिग्नल टू ट्रांसफर इन सिंगल आउट, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहली बात तो दोनों अलग हैं, पहली बात तो पहले मल्टीप्लेक्सर इज डिफरेंट एंड मल्टीप्लेक्सिंग इज डिफरेंट, दोनों का डिवाइस अलग मार्केट में मिलता है, पहली चीज ये। तो पहला कंफ्यूजन तो ये दूर करिए। ये बात सही है कि दोनों में काम एक जैसा होता है, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर लिखेंगे कॉपी में तो डेफिनेटली दोनों में जब एक जैसा काम लग रहा है तो आपको लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, नाम भी मैचिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप फील्ड में काम करेंगे तो दोनों की डिवाइसें पहली बात तो आपको मिलेंगी। अब डिफरेंस समझना तो मैं बताता हूँ, रियलिटी डिफरेंस कैसे समझ पाएंगे। एक मैं लास्ट बैच में एग्जांपल लिया था, कुछ लोग होंगे उनको मालूम होगा भी, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लो 30 बच्चे हैं, ठीक है। और क्लासरूम में आने जाने का एक गेट है, गेट पे कंडीशन लिखा है सिंगल इनपुट सॉरी सिंगल आउटपुट, एक बार में केवल एक ही आ सकता है जा सकता है, उस गेट पे लिखा है जो एंट्री गेट है, ठीक है। अब क्लास में 30 बच्चे हैं, उसके दो तरीके पॉसिबल है। एक काम करूं कि मैं 30 बच्चों को एक बॉक्स बड़े से बॉक्स में लाऊं और सबको बॉक्स के अंदर भर दूं और एक साथ सबको बाहर कर दूं, मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ये भी हो गया। एक तरीका तो भी, यानी एक बच्चे को सारे बच्चों को एक ही बॉक्स में भर दूं, क्योंकि गेट पे ये लिखा, ये तो नहीं लिखा, वो सिंगल आउटपुट हो सकता है इससे। तो हमने क्या किया कि चलो भाई इसका एक तरीका है कि सारे बच्चों को एक बड़े से बॉक्स में बंद करो, उठा के बाहर फेंक दो, सबको एक साथ ही सारे बाहर हो गए, तो मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रोल नंबर एक पहले जाएगा, रोल नंबर दो बाद में जाएगा, रोल नंबर तीन, एक सीक्वेंस बना दिया या कोई तरीका ढूंढ लिया कि भैया जिसकी उम्र सबसे ज्यादा सबसे पहले चला जाए, फिर उसके बाद वन बाई एज वाइज हमने उसको बाहर भेज दिया, तो जो तो सीक्वेंस बाई बना दे। दो तरीके पॉसिबल है। तो मल्टीप्लेक्सर जब भी आप कहीं पढ़ते होंगे तो हमेशा आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लेक्सर में इनकोडिंग की जाती है, और हम जब भी इसकी बात होगी तो आप पढ़ेंगे 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। और उसके बाद 4 into 1 पढ़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 into 1, ये आपने पढ़ा, लेकिन ये आप क्या पढ़ते कब है, ये
इसके साथ हमेशा मल्टीप्लेक्सिंग इनकोडिंग की जाती है। दिस इज द मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, इनकोडिंग करोगे, देन विल बी आप इनकोडिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप मैंने सारे लोगों को बॉक्स में बंद किया और बाहर फेंक दिया। ठीक है, और जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो आप हमेशा जब भी पढ़ोगे वो दो तरह का पढ़ाया जाता है। एक तो पढ़ाया जाता है आपको टीडीएम, एंड सेकंड जो आपको पढ़ाते हैं उसमें आपने पढ़ते होंगे एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्शन एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन। कभी टीडीएम में आपने नहीं पढ़ा होगा कि 4x1 का टीडीएम एंड एफडीएम में नहीं पढ़ा होगा। इसमें भी सीधी बात है, काम दोनों में एक हो रहा है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है जो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप दोनों का प्रयोग कहाँ होता है अभी अब देखेंगे आप। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि दोनों चीजें अलग हैं। ऑन पेपर दोनों में एक ही काम हो रहा है, एक में मल्टीप्लेक्सिंग में भी वही हो रहा है, मल्टीप्लेक्सर में भी हो रहा है, सिंगल मेनी इनपुट सिंगल आउटपुट हो रहा है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एक का तरीका है कि सारे लोग को इनकोड करके सिंगल बनाओ देन आउटपुट कर दो। दूसरे का तरीका यह है कि 1 बाई 1 सीक्वेंस बना दो, जैसा कि वो हो गया। जो सीक्वेंस बनाने की बात करेंगे वो टीडीएम में आएगा और एफडीएम में आएगा। एक चीज होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अब कल जो हम लोगों ने बात किया था, यहाँ से लेके अमेरिका तक चले जाएं, कहीं भी चले जाएं दुनिया में, तो आपको रास्ते की जानकारी हो गई। रास्ता आपके साथ हो सकता है लोकल में आप टावर से कनेक्ट हो रहे हो, या लोकल में कॉपर वायर से कनेक्ट हो रहे हो, या सैटेलाइट से कनेक्ट, कैसे भी कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की बात करते हैं तो हमारे पास मीडिया ऑप्टिकल फाइबर आ जाता है। ओवरऑल आपको इस बात की अब जानकारी है। अगर जिन्होंने हमारा दोनों सेशन देखा है, डिस्कशन किया है, नहीं देखा तो फिर से देखिए। उसमें हमने बिल्कुल क्लियर बताया था कि एक शहर से दूसरा शहर कैसे जुड़ा है, एक राज्य से दूसरा राज्य कैसे जुड़ा, एक देश से दूसरा देश कैसे जुड़ा है, ऑप्टिकल फाइबर। तो रास्ता तो आपको मिल गया। ठीक है, अब रास्ता में यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन रास्ते में जाने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह से मैं अगर मोबाइल फोन में या यहाँ कहीं भी जब मैं अभी बोल रहा हूँ हाय हेलो, मेरा जो ये वर्ड है आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो रास्ता तो वही हो गया, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए किस साधन की जरूरत होती है कि मेरा बोला हुआ हाय शब्द विद इन ए सेकेंड अमेरिका पहुंच जाए, विद इन ए सेकेंड जापान पहुंच जाए। ये कैसे संभव है? रास्ता आपको मालूम है, इसका बारे में आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज तरीका बताइए। ये जो मेरा वॉयस है, ठीक है ना, विद इन ए सेकेंड आपको रास्ता मालूम है, तो विद इन ए सेकेंड दूसरे एंड पे कैसे पहुंच जाता है? यस, कोई तरीका है? रास्ता आपने देख चुके हैं कल के हमारे वीडियो में, कल हम डिस्कस भी किया था। कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं? चलिए बिना देर के बताते हैं आपको। देखिए, आप लोगों ने हाई स्कूल में, अब तो समझते हैं, एडीसी डीएससी शिवांशु, ये तो होना ही होना है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन कुछ और, ये तो तरीका है कि हम इसको ऐसे बना दें वैसे बना दें, कुछ और करीब जब पहुंच गए हो काफी हद तक, थोड़ा और कोशिश करो। चलो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है। हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो साउंड है, भगवान ने हमारा ये जो कान है ना इस तरह से बनाया है कि हम लोग उसी आवाज को सुन और समझ सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। कहने का मतलब है कि हम बहुत ही कम आवाज और बहुत ही 20, पहले लिख देता हूँ, टू 20 किलो हर्ट्ज। हमारा जो सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इसी बीच का जो साउंड है उसी को हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। सीधा रब भाषा में बोलें कि हम बहुत ही धीमी आवाज को नहीं सुन सकते और बहुत ही ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते। एक बीच की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जिसे आप लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी रूप में बोलते हैं, उसको हम सुन और समझ सकते हैं। लेकिन आपने एक फार्मूला पढ़ा था, हाई स्कूल में बता दिया जाता है, जो स्पीड होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने साथ पढ़ा होगा स्पीड हाँ मालूम है, नो साउंड है, डोंट वरी। इसीलिए तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ कि देखिए क्या होता है। रिकॉर्डिंग शेयर करने का सीधा सा उद्देश्य यही है मेरा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि कभी हो सकता है आपका सिग्नल चला जाए, कभी हो सकता है मेरा चला जाए, तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए घबराइए नहीं और डेफिनेटली आप मैसेज कर दिया करिए
ये आवाज़ हमारी चली गई है, क्योंकि ये टेक्निकल अभी भी 100% ओके नहीं है, तो कहीं ना कहीं साउंड तो ब्रेक होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं ये बात कर रहा था कि हमारी जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होता है, भगवान ने हमारा जो कान बनाया है वो इस रेंज की बनाया हुआ है कि हम लोग केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ही साउंड समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। अगर उससे बहुत धीमी आवाज़ होगी तो हम उसको न सुन पाएंगे न समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान हमें कान ऐसे बना। लेकिन आपने हाई स्कूल में या उससे पहले भी आजकल के पढ़ा दिया जाता है कि जो हमारा एक स्पीड होता है, जो v=f λ, जो हमने सुना होगा स्पीड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेवलेंथ के, और वेवलेंथ इनटू आपका जो होता है फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा साउंड है उसका मेजरमेंट है, जो हमारा साउंड है उसका मेजरमेंट है स्पीड, जो है वो साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी बढ़ता है। यदि मैं बहुत तेज बोलूँ, मैंने आवाज़ अपनी बढ़ाया तो आपको क्या लगा कि मेरी आवाज़ हिट कर रही है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी यानी हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अपनी आवाज़ होती है, इसी आवाज़ में यदि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे कानों को नहीं सुनाई दे, ओवरऑल कहने का मतलब एक बाल्टी समुद्र, एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप में कुछ और मिला दूं, ओवरऑल पानी ही कहलाएगा। तो आप कहने मेरे जो साउंड है वो एक ड्रॉप के समान है, तो उसको मिला दे तो ओवरऑल जो चीज मिलेगी वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ही रह जाएगी। और हमारी कोशिश होती है कि ये स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए। 3 मीटर यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। तो अपनी आवाज में बहुत ऊंची आवाज जो हमें सुनाई नहीं देगा, मिला देंगे विद इन ए सेकेंड दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाएगा स्पीड। दूसरे लोकेशन पे जो मिलाया है उसको रिमूव कर दो तो फिर मुझे अपनी ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी। तो ये जो मिलाने वाला प्रोसेस है, जो मेरा सवाल था कि क्या करते हैं, ये हम मिलाते हैं अपने साउंड में जानबूझ के, और ये मिलाने वाला जो प्रोसेसन है इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सभी जानते हैं दिस इज अ मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मॉड्यूलेट क्यों करते हैं कि हमारा सिग्नल जो होता है चाहे कैसे भी मीडिया में डाल लो उसकी दूरी लिमिटेड है। अगर मुझे यहाँ तक अमेरिका तक भेजना है, जापान भेजना है या दूर भेजना है, तो भैया उसके लिए तो आपको ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा कि मेरा साउंड इस तरीके से हो जाए कि लंबी दूरी तय करे। तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बिना पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। आप कंप्यूटर में भी हमें जो सारा काम कर रहे हैं ना, जो हम एक दूसरे से इंटरनेट, ये भी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का कमा रहे हैं, मॉडर्म यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मॉडर्म का मतलब ही होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। कई बार कंपटीशन में पूछते हैं कि मॉडर्म क्या होता है, तो कुछ लोग कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है ना, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ऑप्शन है, असली ऑप्शन है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, और इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एएम, एफएम। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, सबका उद्देश्य एक ही है। ठीक है, दूध में चीनी मिलाना हो, कैसे मिलाओगे आप? दूध में चीनी कैसे मिला सकते हो? चम्मच से मिला सकते हो, 2 गिलास को ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप गर्म कर दो। तो उसी तरह एएम, एफएम, पीएम, पी, ये सारे के सारे जो मॉड्यूलेशन है वो सारे के सारे सिग्नल को दूर भेजने का एक तरीका ढूंढा जाता है, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेली कम्युनिकेशन में एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज की जाती है, पीसीएम, जिसका पूरा नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये जब आया तो टेली कम्युनिकेशन का एक इतिहास बदला। टेली कम्युनिकेशन का पूरा जो हम अब तक भी यूज कर रहे हैं, अभी भी मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आ गए एडीएम में, अलग अलग नए मॉड्यूलेशन आ गए, डीएम में आ गए। ठीक है, एक डीएमटी मॉड्यूलेशन है। ये नए मॉड्यूलेशन है आज के जमाने से, डिस्क्रीट मल्टीटोन मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। इसके पुराने मॉड्यूलेशन तो आपके किताबों में मिलेगा, जो समय के साथ धीरे धीरे खत्म होते जाए। एएसके, पीएसक्यू, बहुत सारे हैं, पीएम, पीपीएम, सब ओवर हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल कम्युनिकेशन के दुनिया में आज जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो ये है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने साउंड को दूर भेजना है तो उसमें ऐसा साउंड मिलाना पड़ता है फ्रीक्वेंसी का जो दूर भेज सकें। एक रफ आइडिया में अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरा फोन है, अगर मैं इसमें कोई हाय हेलो बोल रहा हूँ तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है। रफ आइडिया में बता रहा हूँ, बिल्कुल डीप करोगे तब आपको और भी समझ में आएगा, लेकिन अभी सिंपली समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ
तो यहाँ पे एक डिवाइस लगा है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाला, और ज्यादातर आप लोग को मालूम है कुछ लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर, लेकिन मैं कहता हूँ कि नेचुरल मान लो। पुराने समय में ऑसिलेटर होते थे। ऑसिलेटर का काम ही यही है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। कभी आपने सोचा ऑसिलेटर क्यों यूज किया जाता है? ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन में आपके यहाँ पे ऑसिलेटर लगे होते हैं, और वो इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है वो हमें सुनाई नहीं देगा। कैसे सुनाई देगा? हमें तो आदत ही नहीं है, 20 किलोहर्ट्ज से नीचे सुनते हैं हम लोग। तो जैसे मिलाता हूँ दोनों मिक्स हो जाता है, और मेरा साउंड फटाक से दूसरे राउंड पे रूम में भागने के लिए तैयार होता है। दूसरे पे उस जो सिग्नल मिलाया होता है उसको हटा दो, डीमॉड्यूलेट हो जाता है। ठीक है। और जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारे जो इंजीनियर्स थे पुराने, हम लोग भी हैं, और आने वाले समय में भी हम सब लोग एक कहते हैं ना, एक को आइडियल मानो। तो हमने लाइट की स्पीड को आइडियल मान लिया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में लंबी दूरी का चाहे कैसे भी कम्युनिकेशन हो, चाहे सैटेलाइट का हो, चाहे ईएम वे का हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर का हो, चाहे कॉपर वे का हो, सबकी स्पीड हमने लाइट के बराबर रखी है। इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। कोई पूछता है ना कंपटीशन में, व्हाट इज द माइक्रोवेव बैंडविड्थ स्पीड, सिंपली आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जनरलाइज फॉर्म है, इसको आपको समझने दे। ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारे किस टेक्निक पे काम करता है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमारा टीडीएम कंसेप्ट पे काम करता है। ठीक है। तो मैं 5-10 मिनट और लूंगा, केवल इतना ही बताऊंगा, बाकी मैं कल फिर हम लोग बात करेंगे 16 अगस्त को। कल तो छुट्टी रखते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं पीसीएम को बताने के लिए कोशिश करता हूँ आज के सेशन में। तो पहली बात तो मॉड्यूलेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। दूसरा टीडीएम और एफडीएम के बारे में अभी मैंने जो मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, टाइम बचता है तो सबसे पहले मैं पीसीएम के बारे में बात करूंगा, तब मुझे वो चीज बताने में अच्छा लगेगा जब मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की चीजें आएंगी। ठीक है। तो पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता क्या है इसको समझ लीजिए, किताबों में आपने पढ़ा होगा, नो डाउट। यस, पीसीएम इज द डिजिटल मॉड्यूल, एवरीथिंग इज द डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। आज के जमाने में एनालॉग मॉड्यूलेशन केवल एफएम रेडियो, एएम रेडियो वही सब चलते हैं, बाकी अब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में पूरा का पूरा डिजिटली है। और डिजिटल मॉड्यूलेशन का भी फॉर्म हम लोग आज बदल के आईपी मॉड्यूलेशन में जा रहे हैं। एक नया मॉड्यूलेशन आपके सामने नाम दे रहा हूँ, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। वो आपका बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का मॉड्यूलेशन है, लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर, कहता है ना खूटा गाड़ के देख लो, लंबी दूरी करना है तो मॉड्यूलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे वो आपको, अगर कोई भी कभी ये पूछता है कि मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, तो बहुत ही सिंपल भाषा है कि हमें दूर भेजना है, भेजने का तरीका ढूंढना है। ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। कैसे करता है उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। एक मान लीजिए एक सड़क है, एक रोड है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे मान लो कोई प्रोडक्ट भेजा जाता है, ए लोकेशन से बी लोकेशन पे। ठीक है। और ए लोकेशन से प्रोडक्ट भेजने वाले मान लो आप में से कोई इंसान है, उनके पास 3 ट्रक का उन्होंने ग्रुप बनाया, उनके पास जो सामान भेजने का ट्रक बना रखा है, 3 ट्रक है, ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2 एंड ट्रक नंबर 3। इन्होंने ग्रुप बना रखा है 3 ट्रक का। हर ट्रक का कलर है, इसका रेड कलर है, इसका येलो कलर है और एक ब्लू कलर है। ऐसे ही इन्होंने एक और ग्रुप बना रखा है, खूब सारे रेड, येलो, ब्लू। मतलब जब भी माल भेजते हैं 3 का ग्रुप बनाते हैं और भेज देते हैं ए लोकेशन से बी लोकेशन में। जब ये यहाँ ट्रक यहाँ चल रहा होता है और जब बी लोकेशन पे जाना होता है, उसके पहले एक ओवरब्रिज होता है। ठीक है। और ओवरब्रिज की कंडीशन ये है कि ओवरब्रिज पे केवल एक बार में एक ट्रक चढ़ सकता है। इस बात को बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरा मॉड्यूलेशन तकनीक क्या होती है। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मैं माल भेज रहा हूँ, कोई सामान भेज रहा हूँ, जिसको भेजने के लिए मेरे पास ट्रक हैं। अलग अलग ट्रक को मैंने कलर कर रखे हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो, इनके मैंने 3-3 ट्रक का ग्रुप बनाया है। ठीक है। जो बी लोकेशन पे इस सामान को रिसीव करने वाले 3 पर्सन हैं, रेड वाले भी हैं, ब्लू वाले भी हैं और येलो वाले भी हैं। राइट। ठीक है। अगर इस लोकेशन से हम सामान बेचते, लेकिन ये ट्रक यहाँ पे जो वो है, ट्रक जो चढ़ेगा एक बार में एक ही चढ़ेगा। चलो हमने तीनों ट्रक छोड़ा, यहाँ जो ट्रक पहले आया रेड वाला चढ़ गया, रेड वाला चढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, रेड वाला यहाँ पे आया, रेड वाले को रेड वाले ने रिसीव कर लिया, ब्लू वाले को ब्लू वाले ने रिसीव कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, येलो वाले को येलो वालों ने रिसीव कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप चल गया और ये लोग हट गए, इसकी जगह जो अगला ग्रुप बैठे थे वो लोग आके सामान को अटेंड करने के लिए खड़े हो गए। ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं।
ये कहलाएगा FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कलर स्कीम। कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीक्वेंसी बेसिकली कलर के लिए होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब समस्या क्या होगी, अगर मान लो तीनों ट्रक यहाँ पे एक साथ पहुंच गए, ठीक है ना, क्या होगा, पहले कौन चढ़ेगा, झगड़ा शुरू, सब एक से बढ़ के एक, सिस्टम हैंग, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, ठीक है, सिस्टम हैंग हो गया, आगे चलेगा ही नहीं, ठीक है, फिर हमें रीसेट करना पड़ता था, फिर हो जाते थे। तो पुराने जमाने में जब लोग फोन करते थे ना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, और शायद आप लकी हैं कि हो सकता है कि एक बार आप लोगों को भी सुनने को मौका मिला हो ऐसा, ठीक है। पहली भी एक दूसरी समस्या क्या हो सकती है, दूसरी समस्या ये हो सकती है, मान लो ये चल रहा था और ये जो ब्लू वाला है इसका टायर पंचर हो गया बीच में, मतलब ये यहाँ ना पहुंच के बीच में किनारे खड़ा होके अपने ट्रक ठीक करवा रहा ब्लू वाला, ठीक है, लेकिन इसका ट्रक का एक निश्चित टाइम के अंदर भी जल्दी ठीक नहीं हो पाया, तब तक ये दूसरा ग्रुप मूव कर गया, ठीक है। अब इसका जो वाला ब्लू वाला यहाँ पे आ गया, अब ये जो पहले जो ब्लू खड़ा था इसको तो पकड़ना था, इसको जो सामान पकड़ना था ये वाला उठाना था, लेकिन गलती से दूसरा वाला आ गया तो दूसरे वाले को पकड़ लिया। जाना लेना कौन था, पहले वाले ब्लू ट्रक का सामान। तो इसमें एक क्रॉस टॉकिंग बहुत होती थी, मैं मिलाया किसी और को, मिल गया किसी और को। एक मूवी आई थी पुराने जमाने में अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया, आप देखना, मेंटल हॉस्पिटल, वो पता नहीं उल्टे पुल्टे फोन के, उसमें क्रॉस टॉकिंग दिखाते थे, उस टाइम था वही सारे से। तो ये दोनों बहुत बड़ी समस्या थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, कि सिस्टम हैंग होना, क्रॉस टॉकिंग होना। और आज भी अगर आपके पास GSM फोन है तो लैंडलाइन से अगर मोबाइल करेंगे या मोबाइल से लैंडलाइन करेंगे तो अभी भी ऐसा हो जाता है, क्रॉस टॉकिंग हो जाती है, मिलाना कहीं और होता है, मिल कहीं और जाता है, फिर तो नंबर तो सही मिलाया था, गलत क्या हुआ उसका कारण नहीं है। अब इन दोनों समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अगर हो गया तो हमने नया सिद्धांत लाया जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया गया, TDM। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम रखा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। बिल्कुल सही लिख रहे हो, आपको भी अब समझ में आएगा। उसमें हमने क्या किया, भैया ये पहला जो ट्रक है ना भैया, इसको निकालो 10 बजे, और इस पर ये जो पहली जो सीढ़ी है इस पे पहले कौन चढ़ेगा, कोई भी पहले पहुंच जाए भैया, सबसे पहले रेड वाला चढ़ेगा 10:15 पे, ठीक है, भले वो 10:05 पे पहुंच जाए, ठीक है, फिर ब्लू वाला चढ़ेगा 10:20 पे, फिर येलो वाले को चढ़ेगा। उसी रिस्पेक्ट में इधर को भी टाइम दे दिया, मान लो रेड वाले को दे दिया 10:15, इसको बोला इस वाले को तुम्हें 10:20 पे सामान को रिसीव करना है, ठीक है ना। और यहाँ को कोई पहले पहुंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका जो टाइम है उसी पे चढ़ेगा, उसी मिले। टायर अगर पंचर हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें हमने बोल दिया अगर तुम पंचर हो गए तो भैया ब्लू वाले तुम्हारा अगला टाइम 12 बजे आएगा, वरना तुम्हारा फेल, दोबारा से प्रयास करो। और इसको भी कहा जाएगा भैया 10:20 तक नहीं आया तो तुम हट जाओ, वहां पे दूसरा वाला बैठ जाएगा। तो ये समस्या, और 1984 से लेकर आज की डेट में PCM इतना सक्सेसफुल रहा, टेलीकम्युनिकेशन आज जो नया रूप दे रहे हैं कहीं ना कहीं PCM उसके पीछे लगा हुआ था। और आज हम डिजिटल आ गए, इंटरनेट के जमाने में आ गए, तभी हम लोग सोच पाए हैं, कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जो PCM है, PCM का 2 फायदा हो गए, पहला टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे काम कर रहा था, दूसरा फायदा ये हुआ कि ये एक साथ 30 कस्टमर को डील कर रहा था। अपने जो ये जो बॉक्स है इसके अंदर 30 कस्टमर को ले सकता है, आ सकता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 2 तरह के PCM कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, 2 तरह का काम किया गया, एक 24 PCM सिस्टम है, एक 30 सिस्टम है। इंडिया के अंदर 30 लोगों का यूज किया जाता है। तो मैं PPT के माध्यम से बताते हुए इस सेशन को ओवर करूंगा कि अभी जो हमने वीडियो दिखाया था उसके रूप में आ जाइए, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक्सचेंज विजिट में और पहले भी बताया कि लोकल कॉल है, कस्टमर वहां लोकल में जुड़ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो कस्टमर उस एक्सचेंज का नहीं है, किसी और एक्सचेंज का है, उस केस में कैसे होता है। तो उसमें मैंने आपको ये दिखाया था विजिट के दौरान कि अगर नीचे नहीं, आप दोबारा वीडियो देखना, तो मैंने कहा PCM कार्ड में जाता है, तो PCM कार्ड में 30 लोगों का ग्रुप बनाया है। मान लो एक एक्सचेंज में 120 कस्टमर हैं तो 4 PCM कार्ड लगेंगे, यानी 4 डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हो गई है जिसमें इस तरह का काम होता है, TDM और मल्टीप्लेक्सिंग वाला काम होता है, ठीक है ना, या मॉड्यूलेशन वाला, ठीक है। तो 4 लगेंगे, तो हमने 30 कस्टमर का ग्रुप बनाया। ये अगर वो कस्टमर उस एक्सचेंज में नहीं है
तो उसी स्विच रूम में पीसीएम कार्ड लगा हुआ है, सुपर ही पीसीएम कार्ड में चला गया। ये क्या करेगा, इन सबको मल्टीप्लेक्सिंग करेगा और टीडीएम के हिसाब से आगे भेजेगा। और ये जो वायर है, हम ट्रांसमिशन रूम में गए थे तो एमडीएफ आया था, एक डीडीएफ आया था, फिर हमने वहां पे लगा दिया। फिर वहां से ये यहाँ तो मल्टीप्लेक्सिंग और मॉड्यूलेशन हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लेक्सर यूज कर दिया, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर आ गया ना यहाँ पे, सिंगल आउटपुट। और फिर यहाँ से पूरा कस्टमर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से दूसरे लोकल में जाएगा। तो सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर क्या क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? आपके पास में कोई ऐसी चीज है जो आप जहां बैठे हो जहां पे इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल फाइबर में बदलता हो सिस्टम? आप में से आपके रूम में? यस, लेजर, वेरी नाइस। देखिए आप अभी जहां बैठे हैं, चाहे आयुष हो, अभिषेक हो, अक्षय हो, अमन हो, सब लोग जो बैठे हो, आपके रूम में कोई ऐसी चीज लगी है जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रही है आपके रूम में? छोड़िए सिस्टम को, छोड़िए, जितने लोग हैं इसमें आपके रूम में जहां बैठ के आप क्लास ले रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को, क्या उस रूम में ऐसा कोई डिवाइस है इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहा है? यस मुस्कान, आप जहां बैठे हो वहां की मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप वहां का बताओ। ट्यूबलाइट है, यस ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये सब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदल रहे हैं। उसी तरह से हमारे घर में, अब मैं जनरल, देखिए सब स्मार्ट क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। अब टेलीकम्युनिकेशन के इतिहास में आ जाए तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, मुस्कान ने आंसर दे दिया है, लेजर और एलईडी यूज किया जाता है। तो चाहे कितना भी कस्टमर क्यों ना हो, 1000 कस्टमर हो, मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग की मदद से सिंगल आउटपुट हो गया। एक देश से दूसरे देश में भी जा रहा है तो सिंगल आउटपुट हो जाएगा। दूसरे एंड पे क्या होगा, तो जनरल समझने के लिए, दूसरे एंड पे डिटेक्टर, अब ऑप्टिकल सिग्नल आया, उल्टा रिवर्ट मारो, डिटेक्टर, फोटो डायोड, एपीडी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, एवलांच फोटो डायोड, जनरल फोटो डायोड होता है, मल्टीप्लेक्सर होगा, फिर उसी आपके मॉड्यूलेशन कोड में जाएगा, डीमॉड्यूलेट हो जाएगा, और फिर सारे जिस टेलीफोन से जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। तो एक जनरल रफ आइडिया मैंने आपको दिया है, ये किस तरह से पहले होते थे, आज थोड़ा और टेक्नोलॉजी बदली है, लेकिन कभी भी बेसिक चीजें कभी भी नहीं बदलती हैं, ठीक है ना। तो ये कम्युनिकेशन पार्ट था, और आज के सेशन में हमने आपको पीसीएम के बारे में और उसके बारे में थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कशन दिया कि एक ही फाइबर पे पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा टावर के लोग कैसे जा रहे हैं, उसमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है, मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सिंग का, जिसका मैंने एक रफ आइडिया, स्केच आइडिया एक डायग्राम के माध्यम से, पुराने टाइम में तो यही होता था, नए टाइम में काफी चीजें बदली हैं, लेकिन बेसिक हमेशा एक ही रहता है, ठीक है। एनी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज आस्क, अदरवाइज फिर हम लोग परसों मिलते हैं। देखिए मेरा काम पूरा प्रैक्टिकल कराना है, मुझे कोई इतना थ्योरी नहीं पढ़ानी है, और अगले हफ्ते जब, अभी तो 2-3 दिन है मेरे पास सेशन, तो आपको अपना लैपटॉप तैयार करके रखना, मेरे साथ आप प्रैक्टिकल करेंगे, पूरे कैंपस का नेटवर्क डिजाइन करेंगे, उस पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही लिखा है। यस सर, मेरे को एक कंफ्यूजन था सर। पूछिए, बिल्कुल पूछिए सर। एक 4 वीक की उसमें सर मैं प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सर कोई? 4 वीक की ट्रेनिंग में रिपोर्ट है, 4 वीक में केवल रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। मेरी तरफ से उन सभी बच्चों का स्वागत है जो मेहनत करके कुछ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मैं टाइम दूंगा, क्योंकि 15-16 दिन में तो क्लास ओवर हो जाएंगी। बाकी आपका जो 2 वीक वाले उनका तो सर्टिफिकेट उस दिन मिल जाएगा, वो चले जाएंगे, लेकिन 4 वीक वाले 5 से 10 दिन रहता है, उसमें कुछ बनाते हैं, रिपोर्ट देते हैं, डेफिनेटली मेरी तरफ से पूरा स्वागत है, वेलकम है, बिल्कुल आप सीखिए, क्योंकि आपको सिखाया हुआ मुझे खुशी होगी कि आप देश के काम करेंगे। कोई सर तो प्रोजेक्ट किस बेसिस पे होगा सर? प्रोजेक्ट सिमुलेटर पे पूरा कैंपस का नेटवर्क बेस्ड, जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मेरा पूरा काम ही प्रोजेक्ट बेस्ड है, मेरा कोई ऐसा जो पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। पहले मेरा आप पढ़ो, उसके बाद अगर आपको कोई दिमाग काम करता हो तो डेफिनेटली, ठीक है। मुस्कान आपने पूछा है सर फाइबर की लेंथ को इंक्रीज करना हो तो सिंपली स्प्लाइसिंग की जगह जाएगी? नो, उसके लिए हम लोग रिपीटर और रीजनरेटर यूज करते हैं। रिपीटर जैसे कि केबल टीवी आप लगाए होंगे पुराने टाइम में, तो क्या करते थे कि लेंथ उसका वो खत्म हो जाता तो एम्पलीफायर यूज करते थे, ठीक है। तो उसी तरह का ऑप्टिकल फाइबर में अगर लेंथ नॉर्मली समुद्र वाला जो होता है 100 किलोमीटर का होता है, तो एक एम्पलीफायर, आप उसका नाम एम्पलीफायर नहीं होता, उसका नाम रिपीटर होता है या रीजनरेटर होता है। उस सिग्नल को दोबारा से इकट्ठा करके फिर फुल पावर में अगले 100 किलोमीटर तक भेजता है, फिर फुल पावर में अगले 100 किलोमीटर, इस तरह से रिपीटर या रीजनरेटर, ठीक है।
अगर जमीन की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है, समुद्र में बात करें तो 100 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर एजी जनरेटर यूज आता है, क्योंकि लाइट एक की दूरी के बाद कमजोर पड़ जाता है, तो उसको फिर हम लोग जनरेट करके फिर लंबी दूरी भेजते हैं। ठीक है, और कोई मन में कोई क्वेश्चन? ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख के पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पूछता है। ठीक है ना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड अगेन सी यू ऑल ऑफ यू ऑन 16 अगस्त। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।